आज इतने अरसे बाद एक बार फिर से मुझे कहीं अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक जॉब मिली थी। मुझे इस जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाना था। घर में आज खाने पीने को कुछ भी मौजूद नहीं था। सुबह से जैसे ही उठा था, बच्चे भूख की वजह से बिलख रहे थे और मेरी बीवी आंखों में आंसू लिए खामोशी के साथ उन्हें बहलाई जा रही थी। उसकी आंखों में बेबसी वाज़ेह नज़र आ रही थी। रोते हुए बच्चों को यूँ देखकर मेरा दम घुटने लगा। अचानक ही मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम मेरे कपड़े इस्त्री करके लगा दो, आज मुझे किसी जगह पर इंटरव्यू के लिए जाना है। दुआ करो कि मुझे वहाँ से जॉब ऑफ़र हो जाए, फिर हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मेरी बीवी खामोशी से खाली खाली निगाहों से मुझे तकती रही। उस महीने में कितनी बार इंटरव्यू में दे चुका था, लेकिन कहीं से भी मुस्बत जवाब ना आया। मेरी इतनी सारी डिग्रियाँ और इतने सारे डिप्लोमा हैं जिनमें मैंने हमेशा A+ नंबर हासिल किए थे। अपनी क्लास में सभी लड़कों में टॉप क्लास हुआ करता था, लेकिन अब इन्हीं डिग्रियों को लेकर मैं दर बदर के धक्के खा रहा था। हर जगह पर रिश्वत चल रही थी, हर कोई बस अपने उल्लू सीधे करने में था। मुझ जैसे टैलेंटेड नौजवान की यहाँ पर कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर तो हर जगह पैसे की ही अहमियत थी। लेकिन फिर भी अपनी किस्मत को आजमाने में गया। आखिरकार मैंने उस इंटरव्यू को लिए खुद को तैयार किया और भूख से बिलखते बच्चों को देखकर मजबूरन मुझे उस इंटरव्यू के लिए आना ही पड़ा। मैं तैयार होकर जैसे ही घर से बाहर निकला, मुझे एक रिक्शा मिला। बस मेरे पास पैसे इतने थे कि मैं अपना किराया देकर जा सकता था। मैं उस रिक्शे में बैठा और उस ऑफिस तक आ पहुंचा था। लेकिन मैं ये भूल चुका था कि मेरा हुलिया, मेरे जूते, मेरे कपड़े, सब कुछ मैं नहीं रखता हूँ। मैं जो ही ऑफिस में दाखिल हुआ, सामने एक कतार मुझे दिखाई दी। ये कतार यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आने वाले लोगों की थी। हर किसी के पास अच्छे कपड़े, अच्छे जूते थे, लेकिन मेरे फटे पुराने कपड़े और 1 साल पहले लिए गए जूते थे, जो कहीं कहीं से फटे हुए थे, लेकिन मैं उन्हें फिर भी इस्तेमाल में रखा हुआ था। उन सब लोगों को देखकर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे यहाँ पर भी वैसा ही होगा जिस तरह आज तक होता चला आया है। यहाँ पर भी रिश्वत चलेगी, इतने अमीर करीब लोग होंगे और वो अमीर कबीर लोग रिश्वत लेकर किसी न किसी को यहाँ पर रख लेंगे। मैं मायूस होकर वापस लौटने ही लगा था कि पीछे से मेरा नाम पुकारा गया। बॉस के दरवाजे पर खड़ा शख्स मेरी तरफ देख रहा था। उसने बारी बारी सब लोगों की तरफ देखकर मेरा नाम पुकारा। किसी ने भी उसकी तरफ तवज्जो ना दी। आखिरकार मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसकी तरफ आया। वो मेरे फटे पुराने कपड़ों और फटे पुराने जूतों की तरफ देखकर एक तैराना निगाह डालते हुए साइड पर हो गया और मेरे सामने दरवाज़ा खोल दिया। मैं दरवाज़ा खोलकर ऑफिस में दाखिल हुआ। सामने बैठा शाह हसन अपनी बारोब शख्सियत के साथ अपनी कुर्सी पर बरजुमान था। मैंने अंदर जाने की इजाज़त मांगी। उसने सिर्फ हाँ मुझे सर हिलाने पर इत्तफा किया और मुझे कुर्सी की तरफ इशारा कर दिया। अभी तक उसकी निगाहें कंप्यूटर पर जमी थी। मैं खामोशी से जाकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं उसके कुछ सवालात पूछने का मुंतज़िर था। जाने वो क्या मुझसे सवाल पूछेगा, कब मुझसे इंटरव्यू लेगा और कब मैं यहाँ से जा सकूँगा। उसके सामने बड़ी कुर्सी भी उससे काफ़ी दूर थी। यही वजह थी कि वो मुझे सर से लेकर पैर तक देख सकता था। उसने मुझे एक नज़र देखा और फिर उसकी नज़र जाकर मेरे जूतों पर टिक गई। एकदम से मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं कह रहा था मेरे वो जूते जो 1 साल पुराने हो चुके थे, एक साइड से फट चुके थे, उन्हें मैंने धागे और सुई की मदद से एक बार फिर से मुरम्मत कर लिया था, लेकिन उनकी वो मुरम्मत वाज़ी दिखाई दे रही थी। काफ़ी देर वो खामोशी से मुझे यूं ही देखता रहा। फिर उसने मुझसे 1-2 सवाल किए। मैंने हक लाते हुए तमाम सवालात उसके गोश गुजार किए और फिर अपनी CV उसके सामने रख दी। वो मेरी फ़ाइल खोल कर देखने लगा। मुझे यकीन था कि मुझे यहाँ भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अमीर कबीर लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे और यहाँ भी यकीनन रिश्वत ही चलती होगी। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि तभी उसने अपने सेक्रेटरी को आवाज़ दी। उसका सेक्रेटरी के जो दरवाजे पर खड़ा इंटरव्यू पर आने वाले लोगों को कमरे में बुला रहा था, वो जल्दी से भागता हुआ नज़र आया। कहने लगा, जी साहब जी। तो बॉस ने उसे कहा कि उस लड़के का अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करो, ये लड़का कल से ज्वाइनिंग दे रहा है।
ये बात सुनकर तो मुझे हैरत हुई थी। मैं आंखें फाड़े सामने कुर्सी पर बरजुमान बॉस को देखने लगा। उसने बिना मुझसे तफ्तीश किए मुझसे मेरे तमाम लोगों का पूछिए मुझे ऐसे ही नौकरी दे दी। हाँ, यह बात ठीक थी कि यहाँ आने से पहले मैं जहाँ भी गया था मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे। हर किसी ने मेरी कामयाबी देखी थी। मेरे तमाम नंबरात जो मैंने इतनी सारी मेहनत ज़िंदगी में हमेशा पहली पोजीशन पर लिए थे, वो तमाम मवाद रिश्वत की धूल तले दब चुके थे। अब हर कोई बस रिश्वत लेता और अमीर लोगों को नौकरियां मिल जाती थी। मुझ जैसे गरीब इंसान वैसे ही हालात की चक्की में पिसते रहते। आज भी मुझे बस यही महसूस हो रहा था, लेकिन जूं ही उसके मुंह से मैंने ये सुना कि उसने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करवा लिया था और कल से ही वो मुझे जॉब दे रहा था, मैं हैरतज़दा रह गया। लेकिन मुझ में पूछने की हिम्मत ना रही। उसने मुझे मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए और उससे कहने लगा कि तुम ऐसा करना, कल सुबह से ही जॉइनिंग दे देना, तुम इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो चुके हो। ये सुनकर तो मैं खुशी से फूला ही न समा पा रहा था। कोई समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या रिएक्शन दूं। उस वक्त तो मैं ना पूछ सका कि आखिर किस बुनियाद पर उन लोगों ने मुझे इस जॉब पर रखा था। खैर, मैं खामोशी से उठकर अपने घर चला आया। घर आकर मैंने अपनी बीवी को खुशखबरी सुनाई तो वो तो एकदम से उछल पड़ी। मेरे बच्चे भी खुशी से झूम उठे और अब मेरे दिल में भी एक एहसास ने जन्म लिया था। मेरे घर से गुर्बत के दिन ख़त्म होने वाले थे, लेकिन मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर उन्होंने पुराने कपड़े और फटे पुराने जूतों को देखकर उस शख्स ने मुझे कैसे जॉब पर रख लिया था। यही सवाल था जो मुझे खाई जा रहा था। दूसरे रोज़ जैसे ही सुबह हुई, मैं सुबह सवेरे ऑफिस जा पहुंचा। ऑफिस में मुझे मैनेजर ने तमाम काम सिखा दिया था। मैंने वैसे भी कंप्यूटर में बहुत माहिर था। यही वजह थी कि काम समझने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं आई थी मुझे, और मैं खुशी खुशी अपना काम करने लगा। अभी मुझे काम करते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि मैंने बॉस को ऑफिस में आते देखा। उनके इस्तकबाल के लिए जिस तरह सब खड़े हुए, उसी तरह मैं भी जल्दी से गर्मजोशी से खड़ा हो गया। मैंने आज भी वही पुराने जूते पहन रखे थे जो मैं कल उनके सामने पहन कर गया था। लेकिन अचानक मुझे शर्मिंदगी ने आन घेरा और मैंने फ़ौरन से अपने पाँव पीछे कर लिए। मुझे देखते हुए बॉस ने कुछ सोचते हुए मुझे अंदर बुलाया। मैं झिझकते हुए उनके पीछे पीछे चलता हुआ उनके ऑफिस तक जा पहुंचा। उनसे कैसे बात करता, उनसे क्या कहता, कोई समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे अपनी मुकाबिल कुर्सी पर बिठा दिया। मैं बैठा तो कोई समझ ना आया। वो ऐसी गर्म जोशी से मिले, यूँ लगता था जैसे वो मुझे सदियों से जानते हों। मुझे हैरत हो रही थी। उनके और मेरे दरमियान कोई भी रिश्ता नहीं था और ना ही हमारी कोई जान पहचान थी। फिर बॉस मेरे साथ इस तरीके से बेतकल्लुफ़ क्यों हो रहे थे, कोई समझ नहीं आ रहा था उनकी बातों का। मैं हाँ हूँ में जवाब देता रहा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई परेशानी है क्या। मेरे दिमाग पर बस एक ही बात सवार थी, आखिर उन्होंने मुझे बिना इंटरव्यू के लिए, बिना कुछ पूछ किए और बिना कोई रिश्वत लिए कैसे नौकरी पर रख लिया। बस कुछ देर खामोश रहने के बाद डरते डरते मैंने जब मुंह खोला तो बस एक ही बात मेरे मुंह से निकली, और वो ये थी कि सर, मैं इतना गरीब इंसान हूँ, यहाँ तक कि मेरे कपड़े और मेरे जूते देखकर मेरी गुर्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेरे पास कोई पैसे मौजूद नहीं, यहाँ तक कि घर में फाकों की नौबत आ चुकी है। और ऐसे में मैंने बहुत सी कंपनियाँ देखी थी, बहुत सी कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए गया, लेकिन किसी ने मुझे ना रखा। हालांकि मेरी डिग्रियां, मेरी तालीम बहुत ही आला है। मेरे बाप ने रिक्शा चलाकर मुझे पढ़ाया और लिखाया, मुझे आला तालीम दिलवाई, लेकिन उस तालीम ने मेरा ज़रा बराबर भी साथ ना दिया। आज मैं इतना गरीब हूँ, लेकिन मेरे पास डिग्रियां हैं। हर किसी ने मेरी डिग्रियों को रिजेक्ट किया और हर किसी ने रिश्वत के नाम पर अमीर लोगों को नौकरियों से नवाजा। लेकिन आप वो पहले शख्स हैं जिन्होंने बिना मुझसे कोई इंटरव्यू लिए, बिना मुझसे कोई बात किए, बिना मेरे कपड़े जूतों को जज किए मुझे नौकरी पर रख लिया। आखिर ऐसी क्या बात है सर? हालांकि आपके ऑफिस में उस वक्त इंटरव्यू देने के लिए लाखों लोग मौजूद थे।
जो काफ़ी असर और रसूख भी रखते थे और शायद काफ़ी अमीर कबीर भी थे। आप लोगों ने कैसे मुझे इस नौकरी पर रख लिया, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था। मुझे साथ साथ ये भी डर लग रहा था कि कहीं बॉस को बुरा ना लग जाए। मेरी इस बात पर वो मुस्कराने लगे। मुझे हैरत हो रही थी, वो मेरी बात पर मुस्करा रहे थे। वैसे तो उन्हें बुरा लगना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की बातें अपने के साथ करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। खैर, उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कुछ बात करना शुरू की और जो बात उन्होंने मुझे बताई वो मुझे हैरान कर देने के लिए काफ़ी थी। मैं वहीद मुराद अली का बेटा था। मुराद अली मेरा बाप बीएससी पास था। उनके ज़माने में पढ़ाई का इतना रिवाज ना था, लेकिन मेरे दादा ने उन्हें पढ़ाया। मेरे दादा की ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर एक आला ओहदे पर फैज़ हो जाए, लेकिन उस वक्त लड़कों के लिए तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल था। जिस इलाके में हम रहते थे उस इलाके में बस मैट्रिक तक ही एक स्कूल था। उस स्कूल से बाबा ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की और फिर उसके बाद बाबा को शहर भेज दिया गया। शहर में बाबा ने इंटरमीडिएट पास किया। मैट्रिक इंटरमीडिएट पास करने के बाद उन्होंने बीएससी करना शुरू कर दिया और फिर बीएससी की डिग्री लेने के बाद उन्होंने कई छोटे मोटे कोर्स भी कर रखे थे। लेकिन अभी बाबा अपनी पढ़ाई से फारिग हुए थे कि दादा जान को मौत ने आन लिया और फिर दादा जान इस दारे फ़ानी से रुखसत हो गए। बाबा पर तमाम ख़ानदान की जिम्मेदारी ऐद हो गई। छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना लिखाना, घर के खर्चे पूरे करना, ये सब कुछ बाबा के सर पर था। बाबा ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। उस वक्त तमाम कंपनियों में जाकर इंटरव्यू दिए थे, लेकिन किसी ने भी बाबा को नौकरी पर ना रखा। बेलाखिर बाबा ने एक रिक्शा ख़रीदा जिसकी इकसात वो हर महीने पूरी करते रहे। उस रिक्शा पर बाबा ने अपना काम शुरू किया। पहले तो इतनी ज़्यादा सवारियां ना मिला करती थीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका ये काम चलने लगा और फिर उन्होंने उसी काम के ज़रिए अपने घर को पालना शुरू कर दिया। बहन भाइयों की तालीम में मुकम्मल करके उनकी शादियां कर दी और फिर उसके बाद ख़ुद शादी करके आराम से ज़िंदगी बसर करने लगे। भले ही हमारी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात थी, लेकिन अम्मा अब्बा दोनों ही सादा थे। उनकी ज़िंदगी भरी ज़िंदगी ने हम सबको इस सादगी से जीने पर आमादा किया और यूँ हम सब लोग अपनी छोटी सी सादा सी ज़िंदगी में बेहद खुश थे। ये छोटी सी ज़िंदगी थी, ना तो हमारी ज़्यादा ख्वाहिशात थीं और ना ही हमारे ज़्यादा अखराजात थे। इसी वजह से हमारी ज़िंदगी काफ़ी सुकून में गुजर रही थी। लेकिन जो हम बढ़ रहे थे, हमारे तालीमी अखराजात से ज़्यादा बढ़ रहे थे। बाबा के सर पर अब हमेशा हमारी देखभाल सवार रहती थी। हम कुछ बड़े हुए तो अम्मा ने भी बाबा का हाथ बटाना शुरू कर दिया। अम्मा भी एक पढ़ी लिखी खातून थी और अपने शौहर का हर हाल में साथ देना चाहती थी। उन्होंने घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो मशीन और कशीदा करना भी जानती थी। चुनांचे उन्होंने बाबा का हाथ बटाना शुरू कर दिया। घर में कपड़े सिलाई करती, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और बाबा बाहर से अपना रिक्शा चलाते और जो घर के अखराजात चलने लगे थे। लेकिन बहनों की शादी करनी थी और काफ़ी सारी मज़ीद जिम्मेदारियां थीं जो माँ बाप बाबा के सर पर मौजूद थी। दोनों बहनों की शादियां वो बड़े अच्छे तरीके से करना चाहते थे। मैं अक्सर बाबा से कहा करता था कि आपकी इतनी डिग्रियां हैं, आपके पास इतनी तालीम है, लेकिन आप कहीं पर जाकर जॉब क्यों नहीं करते? आपको तो बड़ी आसानी से जॉब मिल जाएगी। मेरी बात पर बाबा मुस्कुरा देते और कहते, बेटा जब सर पे आती है तब इंसान को पता चलता है, और तुम कहते हो ना कि मुझे नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। बेटा कभी जाकर उन्हीं कंपनियों की धूल खाओ, तुम्हें पता चलेगा। जब ये डिग्रियां हाथ में होती हैं तब इंसान को पता चलता है कि ये डिग्रियां किस काम की हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि नौकरी से ज़्यादा बेहतर अपना कारोबार है। भले ही मेरी कभी मजदूरी ना लगे, कभी मेरा रिक्शा ना चले और मुझे कोई सवारी ना मिले, मुझे इसमें कोई आर नहीं महसूस होती। लेकिन जब मैं कहीं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता हूं और सड़कों पर धक्के खाता फिरता हूं, तब मुझे अपना हाथ बहुत छोटा महसूस होता है। तब ये डिग्रियां मेरे किसी काम की नहीं लगती। कंपनियों वालों की धुतकार हमेशा एक गाली की तरह लगती है। बाबा की यह बातें मुझे समझ में ना आती और मैं खामोश हो जाता।
बाबा भी मुझे अक्सर यही कहते थे कि जब तुम्हें इन बातों की समझ आएगी तब तुम्हें मेरी बातें ठीक लगेंगी, जब तुम मेरी जगह पर आओगे। लेकिन न जाने क्यों मुझे बाबा हमेशा गलत ही लगते थे। मुझे जो लगता था जैसे वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अगर वो किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर लेते तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाती। इतनी डिग्रियां लेकर वो मामूली सा रिक्शा क्यों चलाते हैं? हमारे घर के हालात कितने ख़राब हो रहे हैं। यूं एक रोज़ चलते चलते न जाने बाबा कहाँ से आए कि इतनी जल्दी में थे। वो जल्दी से और घर में अम्मी से कहने लगे कि जो अभी तुम्हारे पास जमा पूंजी है वो मुझे ला दो। मैं हैरान था, ये बाबा क्या कह रहे थे। मैं अम्मी से पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या है, सब ठीक तो है? बाबा कहने लगे, अरे कुछ ठीक नहीं है, बहुत इमरजेंसी में मुझे पैसे ज़रूरत हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ पड़े हैं तो मुझे दे दो। अम्मी अपनी तमाम जमा पूंजी उठा लाई। बहनों की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन अब मैं ही बाकी बचता था। मेरी तालीम पर ये तमाम पैसे लगाए जा रहे थे। अभी मेरी फीस भी अदा करनी बाकी थी, लेकिन बाबा जी पैसे कहाँ लिए जा रहे थे। मैं बाबा को रोकने लगा, लेकिन बाबा मेरी बात पर ना रुके और जल्दी से वो पैसे लिए चले गए। फिर 2-3 दिन तक बाबा घर वापस ना आए। अम्मी सिलाई कढ़ाई का काम करती रही और उन्हीं पैसों से घर का गुजारा चलता रहा। बाबा का नंबर भी बंद जा रहा था। कुछ दिनों बाद जब बाबा वापस आए तो उनके पास रिक्शा भी मौजूद नहीं था। मुझे हैरत हो रही थी। मैं बाबा पर बरस तो पड़ा। उन्हें मैंने बहुत गुस्सा किया, यहाँ तक कि अम्मी भी उनसे खफा हुई थी और कहने लगी कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ पड़ी थी कि आपको रिक्शा ही बेचना पड़ गया। बाबा खामोश थे, वो कुछ नहीं बता रहे थे। मैं नाराज़ होकर घर से चला गया। अम्मी भी उनसे नाराज़ होकर बैठ गईं। बाबा भी तो कोई बात नहीं बता रहे थे। मुझे यूँ लगा जैसे बाबा मेरे लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। मैं उनसे सख्त बेदिल हो गया। आखिरकार बाहर मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाए और कुछ अम्मी ने सिलाई कढ़ाई करके पैसे मुझे दिए और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर की फ़ीस जमा की। लेकिन अब ये हो चुका था कि बाबा बिल्कुल रोपोश हो चुके थे। बाबा का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। लेकिन एक रोज़ कहराम बर्पा होना था। बाबा कहीं से आते हुए एक एक्सीडेंट में जान की बाजी हार चुके थे। मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने मुझसे मेरा तन मन धन लूट लिया हो। हमारे घर में एक कहराम सा मच गया। अम्मी तो बाबा के जाने का सदमा बिल्कुल बर्दाश्त न कर पाई। बाबा की तकफीन और तदफीन के बाद हम भी बहुत लागर और बीमार से रहने लगे। उनकी तो ज़िंदगी की कुल मताही बाबा थे। उन्होंने ज़िंदगी कहा हर दुख सुख बाबा के साथ देखा था। उन दोनों की जोड़ी बिलाशुबा बेहतरीन जोड़ी थी। कुछ अर्से बाद ही अम्मी भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब मैं अकेला रह गया था। लेकिन ये बात थी कि अम्मी जाने से पहले मेरा निकाह मेरी खाला की बेटी से कर गई। जब अम्मी की वफ़ात हुई तो खाला ने फ़ौरन ही रुखसती कर दी। उनका कहना था कि तुम्हारे घर में एक खातून का होना ज़रूरी है। तुम्हारी माँ चली गई है तो अब तुम्हारी बीवी आ जाएगी। मैं भी खामोश हो गया और खामोशी से रुखसती कर ली। मेरी बीवी भी बहुत अच्छी थी, हर दुख सुख में मेरा साथ देना जानती थी। यूँ लग रहा था जैसे वो अम्मी का ही एक साया हो। खैर यूँ ही दिन गुजरते गए। देखते ही देखते मेरे 2 बच्चे हो गए। लेकिन अभी तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली थी। मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था। कभी कभी कहीं कहीं कुछ न कुछ छोटी मोटी जॉब मिल जाती थी, जैसे 1 महीने के लिए और 2 महीनों के लिए। इससे ज़्यादा मुझे कहीं पर भी कभी कोई जॉब ना मिली। मैं मुस्तकिल तौर पर एक अच्छी जॉब करना चाहता था, लेकिन अब तो वही छोटी मोटी जॉब्स ही मेरे हाथ से जा चुकी थी। अब तो घर में फाकों की नौबत आ चुकी थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा था। बच्चे भूख से रोते थे, बीवी बेबस सी हो जाती थी। अम्मी की तरह कभी कभी वो भी कपड़े सिलाई कर लिया करती थी, लेकिन उसकी आंखों की मसला था। यही वजह थी कि मैंने उसे सिलाई का काम करने से मना कर रखा था। अब सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा था। कंपनियों में इंटरव्यू दे दे कर मैं भी थक चुका था। हर जगह पर रिश्वत ही चल रही थी। आज मुझे बाबा की ये बात याद आती थी कि वो कहते थे कि ये डिग्रियां जब इंसान हासिल कर लेता है ना, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। हम जब ये डिग्रियां लेकर कंपनियों में जाते हैं तो वहाँ हमारी जो हौसला अफजाई होती है वो उस काम से लाख दर्जे बुरी लगती है।
बस मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान भूखा रह ले लेकिन अपना खुद का कारोबार करे। लेकिन जब मुझे बाबा का रिक्शा याद आया, मुझे पापा पर गुस्सा आने लगता। मैं कहता था कि जाते जाते बाबा सिर्फ एक काम तो कर ही जाते, और वो ये काम कि वो मेरे लिए रिक्शा ही छोड़ जाते। उन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। मुझे बस इसी बात का मलाल रहा था। लेकिन अब तकरीबन बाबा को गए हुए 5 साल गुजर गए थे। अब जाकर कहीं अच्छी नौकरी की उम्मीद नज़र आई थी, लेकिन यहाँ पर भी बहुत अमीर कबीर लोग थे। मुझे यूँ लगता था जैसे सिफारिश के ज़रिए ये नौकरी भी मेरे हाथ से चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ के बॉस ने मुझे बिना इंटरव्यू लिए ही नौकरी दे दी थी, और आज दूसरे दिन ही मैं उनसे इस बारे में पता कर रहा था। तो वो मुझे मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम्हारे ये फटे जूते देखकर तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन मुझे यूँ लगा था जैसे तुम ये जॉब डिज़र्व करते हो। लेकिन तुम्हारी काबिलियत देखकर ही मैं तुम्हें जॉब दे सकता था, इसलिए मैं खामोश हो गया। लेकिन तुम्हारी जब डॉक्यूमेंट्स देखे तो डॉक्यूमेंट्स पर तुम्हारी तालीम देखने की बजाय मैंने सिर्फ एक शख्स का नाम और फ़ोटोकॉपी देखी। वो शख्स मेरा मौसिन था। तुम जानते हो मैं एक बहुत ही संगीन हालात में फंस चुका था। आज से 6 साल पहले जब मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था और मैं ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, तब उस शख्स ने मुझे सहारा दिया, अपने रिक्शे पर मुझे बिठाया और अस्पताल ले आया। मेरा एक्सीडेंट इतना शदीद हुआ था कि मेरे साथ टकराने वाले लोग दम दबा कर भाग निकले थे, लेकिन तुम्हारे बाबा ने मौका पर आकर मुझे बचा लिया था। मैं अस्पताल ही काफ़ी अरसा कोमा में रहा और मेरे अखराजात सारे के सारे उस शख्स ने उठाए। यहाँ तक कि उसने अपना एक रिक्शा भी बेच दिया था। जब मैं होश में आया तो मेरी बीवी ने वो सब मुझे बताया। उसने उस शख्स से मुझे मिलवाया और फिर मैंने उस शख्स से अपनी इतनी तीमारदारी करने के लिए कुछ उजरत पूछी। तो वो कहने लगा कि बस मेरा बेटा एक है जो वो आला तालीम हासिल कर रहा है, मुझे और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसे नौकरी दे दीजिएगा। मैंने उसे कहा था कि अपने बेटे को मेरे पास भेज देना, और वो मुझे अल्लाह हाफिज़ कहकर निकला ही था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं तो इस पोजीशन में नहीं था कि मैं जाता और उसकी देखभाल करता। वो उसी हादसे में चल बसा था। जब मैं सेहत याब हुआ तो मैंने उसे देखने के लिए, उसे ढूंढने के लिए हर जगह मारा फिरा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। उन 5 सालों में मैं उसे ढूंढता रहा यूं कि मुझे उसका बेटा मिल जाए, लेकिन मुझे उसका बेटा कहीं नहीं मिला। आखिरकार मायूस होकर मैं घर वापस लौटा, और आज 1 साल बाद सोचने के बाद मैंने इस नतीजे पर पहुंचकर ये नतीजा निकाला कि मैं इंटरव्यू के लिए एक ऐड छपवा दूं, कहीं ऐसा ना हो कि उसका बेटा इस नौकरी के लिए मेरे पास आ जाए। और तभी से मैं आज तक ये इंटरव्यूज़ लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक कभी भी उस शख्स की फ़ोटोकॉपी और उसका नाम दिखाई नहीं दिया। लेकिन कल जब तुम मेरे पास आए तो उस शख्स की फ़ोटोकॉपी और नाम मुझे दिखाई दिया। मैं अपने मौसिन को कभी नहीं भूल सकता, इसलिए मैंने उसे उसके कहने पर तुम्हारे लिए ये जॉब मुख्तस कर दी। जब तुम्हारी डिग्री देखी तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे तुम मेरे इदारे के लिए परफेक्ट हो, और तुम्हारे लिए ये सारा काम तुम्हारा बाप करके गया है। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ कहा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने आज तक अपने बाप को हमेशा गलत समझता रहा, लेकिन मेरा बाप तो मेरे लिए बहुत अच्छा कर गया था, और अगर वो मेरे लिए कुछ भी न करता तो उसका यही काम काफ़ी था कि वो एक शख्स की जान बचा गया था। उसी वक्त मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोते रोते हिचकियों से अपने हाथों में अपना मुंह छुपाए रोने लगा। बॉस मेरी तरफ बढ़े और मुझे पानी का गिलास देते हुए कहने लगे कि मैं जानता हूं कि तुम्हें अपने बाप याद आ गया होगा, लेकिन मैंने उसे कहा नहीं सर, मुझे अपना बाप याद नहीं, बल्कि अपने बाप के साथ किया गया मेरा वो तमाम रवैया याद आया जो मैंने अपने बाप के रिक्शा बेचने पर उन्हें बहुत सुनाई थी, और फिर उसके बाद मुझे मेरा बाप कहीं नहीं मिला। मेरा बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया था। मैं हमेशा से यही समझता रहा कि वो मेरे लिए कुछ कर ही न गया। आज ये जो मैं फाके काट रहा हूँ ये मेरे बाप की वजह से ही है।
लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे बाप ने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया था, और अगर वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे थे तो कोई बात नहीं, उन्होंने किसी इंसान की जान तो बचा ली थी। मैं रोते हुए कहने लगा तो सर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो तुम्हारे रोने से तुम्हारे बाप को तकलीफ़ होगी, और तुम कौन सा हकीकत जानते थे। अगर तुम हकीकत जानते हो तो तुम कभी अपने बाप के लिए ये बातें ना करते जो तुम अभी मुझे बता रहे हो। तुम हौसला रखो और ख़ुद भी अपने बाप जैसा बनो, और आज के बाद तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं तुम्हारी तमाम ज़रूरियात पूरी करूँगा। तुम्हारे घर में जो राशन डलवाना है उसकी फ़हरिस्त मुझे दे दो, मैं अपने मुलाजिम के हाथों तुम्हारे घर में राशन डलवा दूँगा। और आज के बाद अपने बाप के बारे में ऐसा मत सोचना। मैं खामोशी से वहाँ से उठकर अपने कैबिनेट में आया और रोते हुए खुदा से फरियाद करने लगा, वो मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर दे। मैंने अपने बाप की शान में गुस्ताखी की थी, लेकिन मेरा बाप तो इस दुनिया का सबसे अजीम तरीन बाप था जिसने एक शख्स की जान बचाई थी। अगर वो इस शख्स के लिए अपना घर भी बेचते थे तो मुझे इसका कोई आर महसूस ना होती, और ना ही मैं अपने बाबा के लिए कुछ कहता। वो अपनी नेकी को सीक्रेट रखना चाहते थे और उन्होंने वैसा ही किया था। आज मुझे पता चला कि बेशक वालिदैन को हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रहता है, उन्हें अपनी आखिरी वक्त में भी याद रहा था, तभी उन्होंने सर से मेरे लिए बात की थी, वरना इस आज सर मुझे कहाँ ढूंढ पाते। ये पछतावा मुझे हमेशा रहेगा कि मैंने अपने बाप को गलत समझा था, लेकिन अब मैं पुरसकून हूँ कि मेरा बाप मुझसे राज़ी गया था। उसने मेरी तमाम गलतियाँ माफ़ कर दी थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो बचपन में मेरी गलतियाँ माफ़ कर दिया करता था। अब आँखें हमेशा आंसू से तर रहती हैं, लेकिन खुदा का शुक्रगुजार हूँ, उसने मेरे हालात बहुत बदल दिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बाबा चले जाने के बाद भी मेरे साथ हैं। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि मेरे मर जाने के बाद भी मेरी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। तुम ऐसा कभी मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ गया हूँ। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहेंगी और मेरा साया तुम्हारे साथ रहेगा। उस वक्त तो मुझे बाबा की ये बात बिल्कुल समझ ना आई थी, लेकिन आज मुझे ये बात समझ आ रही थी। मुझे हर घड़ी ऐसे महसूस होता था कि बाबा मेरे साथ है, उनका साथ मेरे साथ है, उन्हीं की बदौलत तो मुझे ये जॉब मिली थी। यकीनन एक बाप हमेशा अपनी औलाद के लिए घना साहिबान ही रहता है, और उसके चले जाने के बाद भी इंसान उसकी छाँव की ठंडक महसूस करता रहता है। जिस तरह मैं महसूस करता हूँ, खुदा हर किसी के वालिदैन की हिफाजत फरमाए, हर किसी को अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने कि ये कहानी आपको कैसी लगी। स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।